नमस्कार। इंदर और वानी मिगलानी जो कि यूपीएस देहरादून के स्टूडेंट्स हैं, जो कि हमारे पास पिछले 1 डेढ़ महीने से इंटर्नशिप कर रहे हैं और एज़ अ पार्ट ऑफ इंटर्नशिप उनको एक बुक रीड करनी थी जिसका नाम है रिस्टोरिंग द बैलेंस, जो कि एडवोकेट हरिओम जिंदल सर ने लिखा है। ये सिर्फ़ एक बुक नहीं है, एक सोच है जो सवाल करता है, रास्ता दिखाती है और उम्मीद जगाती है। एक ऐसे समाज की जहाँ पर किसी को जहाँ पे हर किसी को न्याय मिले, सम्मान मिले और जीवन जीने का बराबरी का हक मिले। तो आइए जानते हैं इन युवाओं से कि उन्होंने इस किताब से क्या महसूस किया और क्या सीखा। आपने ये पुस्तक पढ़ी है रिस्टोरिंग द बैलेंस, तो आपको पुस्तक कैसी लगी? अ, हमें ये पुस्तक बहुत अच्छी लगी क्योंकि इसने हमारे दिमाग में एक इनलाइटमेंट का रोल प्ले किया है और हमें आज से पहले ये चीज़ें नहीं पता थी जो अब पता है। सो इट वाज डेफिनेटली एन empowered and enlightened book for us. Thank you. इंदिरा, आप बताइए। ये जब हमने बुक पढ़ी इससे हमें बहुत कुछ पता लगा है। बहुत कुछ नया सीखने को मिला है कि कैसे वो लोग रहते हैं, कैसे उनकी कंडीशंस है, उनके बारे में हमें पता लगा है। और इसमें बहुत कुछ और भी बताया हुआ है कि कैसे सोसाइटी चेंज कर सकते हैं, सबको अवेयर करके। और ये बुक रिस्टोरिंग द बैलेंस रीड करने के बाद व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग दैट केम टू योर माइंड? व्हाट वाज द थिंग दैट टच्ड योर हार्ट फ्रॉम दिस बुक? So as I already mentioned that it was an enlightenment for us. It enlightened us fully. Like हमें पता लगा कि actually में how society works and what are the consequences of all the bad activities, I would rather prefer to say, कि जैसे corruption होती है और जैसे corruption है and all the other things जो गवर्नमेंट सेक्टर में चलती हैं and that are actually causing so much of a moral indiscipline in our society. एंड ये सब पता लगा और हमें पता लगा कि कैसे एक अमीर और गरीब के बीच में डिफरेंस जो है वो पैदा हुआ, कैसे सोसाइटी started to fall apart from being on a same page to actually becoming to be known as rich or poor. Well, due to some people's personal gains, money, fame, people start doing wrong things like corruption, etc., for their own benefits. And this is creating a huge gap between rich and poor. And no one is, और कोई भी मतलब ध्यान नहीं दे रहा है इस पे. नो वन इज अवेयर अबाउट इट एंड नो वन इज रेजिंग देयर वॉइस अगेंस्ट इट. आपने पूरी बुक पढ़ी है, उसमें आपने देखा कि जो बुक है उसमें राज और ऋषि जी के बीच में संवाद होती है। देन उसके बाद उनके काफ़ी सारे जो सवाल है वो राज जो है ऋषि जी को करते हैं। ठीक है, तो आपको कौन सा जो सवाल है वो बहुत ही ज़्यादा आपको आपके दिल को छू गया? एक सवाल था बुक में और वो सवाल था कि वो जब जो ऋषि है वो उनको पूछता है कि जो राज है वो ऋषि जी को पूछता है कि अमीर और गरीब में डिफरेंस कहाँ से आया, तो दैट वाज द मोस्ट क्रूशियल क्वेश्चन फॉर मी। तो मतलब मुझे पता लगा कि एक्चुअल में ये सब चीज़ें हुई हैं एंड दैट्स व्हाई वी आर ऑन दिस इन दिस सोसाइटी एंड इन दिस एरा दैट वी आर इन टुडे। तो यही सवाल मेरे दिल को छुआ। इन द बुक एज मेंशन्ड, वो ऋषि अपने मम्मा से पूछता है कि हम ऐसे क्यों हैं, तो उसके मम्मा उसके जवाब में बोलते कि हाथ में 5 उंगली होती है और वो सारी बराबर नहीं होती हैं. इट माइट वुड बी कि आपके पुराने आपके काम ऐसे होंगे कि आपको ऐसा मिली है, ये आपने अच्छे काम नहीं किए होंगे तो आपको ऐसा मिला है. पर वो जो राज था वो इससे सहमत नहीं था कि ऐसा क्यों है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए. तो तब उसके करके जब वो उनके पास गया, ऋषि जी के पास,
अपने डाउट क्लियर करने, तब उसे पता लगा। वो दैट वाज द मेन थिंग। और जैसे कि आप लोगों ने बुक रीड करी है, तो बुक में ये एक चीज बताई गई है कि हमारी सोसाइटी में पहले तो बैलेंस था, संतुलन था, वो कुछ टाइम के बाद आने के बाद बिगड़ गया। एंड डू यू थिंक ऑफ दैट वो असंतुलन, इम्बैलेंस आज भी है हमारी सोसाइटी में? डेफिनेटली, एब्सोल्युटली है ही। तभी वी आर नोन एज रिच और पुअर। तभी एक टर्म दे दी गई है रिच और पुअर की। अगर डिफरेंस ना होता तो आई वुड नॉट से कि वो रिच और पुअर की टर्म्स दी जाती। तो डेफिनेटली, एब्सोल्युटली वो डिफरेंस है और तभी वो टर्म्स दी गई हैं। जैसे पहले तो नहीं था ऐसा इनइक्वालिटी वगैरह कुछ, तो जैसे बुक में भी मेंशन्ड है, हिस्ट्री में बताया हुआ है, जैसे कि कई लोगों ने अपने बेनिफिट के लिए सारे वो रिसोर्सेज ले लिए और उनके पास कुछ ज़्यादा रहता नहीं था, तो उनको उनके अंडर काम करना पड़ा एज अ लेबर और स्लेव टाइप्स, कि वो उन्हें रिसोर्सेज दे कि वो इतना अपनी लाइफ जी सकें, बेसिक नेसेसिटीज उन्हें मिल सके अपनी। तो वो अभी भी ऐसा ही है। The rich one are accessing all the opportunities and the poor people are not receiving anything. इस बुक को रीड करने के बाद आपको आपके जो सोच है या फिर विचार है उसमें कोई बदलाव आया है? Um, this book doesn't point out problems, it offers hopes and solutions. So it says कि when people become educated and involved in politics, raise their voices and support each other, we can rebuild a balanced and fair society. तो डेफिनेटली मेरे को इस बुक से बहुत ज़्यादा इनलाइटमेंट और नॉलेज मिली है सोसाइटी के बारे में। मैंने सर को भी यही चीज़ बोली थी कि आई वॉज सो डम एट पॉलिटिक्स एंड आई डिडंट नो कि इवन हमारे जो नेता है वो कौन है एंड कैसे इलेक्शंस वर्क करते हैं। इट वॉज सर हु टॉट मी एवरीथिंग। सो ये बुक ने डेफिनेटली मुझे सोसाइटी के बहुत ज़्यादा पार्ट्स में इन्वॉल्व किया है। और ये बुक का मैं बहुत दिल से बहुत थैंक यू कहूँगी, क्योंकि इस बुक ने ही मेरे को एज लाइक मेरी दिमाग लाइक मेरी थिंकिंग को चेंज किया है, लाइक टोटली शिफ्ट। ये इस बुक रिस्टोरिंग द बैलेंस में सारे वो मेन पॉइंट्स है जो इस अभी सोसाइटी में चल रहे हैं। इसमें सब क्वेश्चंस है और सबका आंसर भी दिया हुआ है उसी में, आगे या पीछे कहीं ना कहीं आंसर मिल जाएंगे। तो उससे बहुत नॉलेज मिली है कि कैसे लोग रह रहे हैं, बहुत कुछ पता लगा है कि क्या होता है सोसाइटी में और कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, सब कुछ पता लगा है मेन। ओके, सो इस बुक का कौन सा ऐसा पार्ट है या ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है जो आप लोगों को लगता है दैट यू कैन रिलेट इट टू योर लाइफ और सोसाइटी? आई थिंक बुक बहुत रिलेटेबल है और उसका हर पार्ट ही हम खुद से खुद से रिलेट करते हैं। जैसे बुक में दिया हुआ है कि कैसे MLAs and MPs are in their position but they are not actually behaving according to their positions. They are actually in power, they are utilizing the power, but they are not giving the people they are not they are not actually justifying their position. They are not able to justify their position क्योंकि उनको पावर मिली है and they are using that power in a wrong way. They are actually become they are uh, becoming selfish and they're just thinking for themselves and not the people. तो डेफिनेटली हमें ये चीज़ पता लगेगा कि आपको अपने रिप्रेजेंटेटिव को कैसे चूज़ करना होता है, क्योंकि हमारा इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक है। तो उन्होंने सर ने हमें ये चीज़ सिखाई है कि असल डेमोक्रेसी कैसे होगी, जस्ट नॉट फॉर द नेम डेमोक्रेसी बट एक्चुअल डेमोक्रेसी। You mean to say that the rulers, basically democratic rulers, यस। they are not in real democratic rulers? मतलब एक तरह के कह सकते हो जैसे तानाशाह।
You can say Yes, that. I agree to you. इस बुक में एक रियल लाइफ एग्जांपल भी दिया हुआ है। जैसे 3 लोग होते हैं, उनकी रेस होती है। एक जो होता है वो वेल में होता है, एक में जो होता है वो ऑब्स्टेकल्स उसके वो बहुत होते हैं उसकी रेस में, और एक होता है वो उसमें बस सीधा-सीधा भागना होता है। तो वो हम रियल लाइफ में भी देख सकते हैं। जैसे एक पुअर है, उस वो हम मान लो कि वो वेल में है, तो वो उसके पास अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है, उसके पास बहुत मतलब बहुत मुश्किल है उसको रेस जीतना, और वहाँ ही जो जिसके पास पैसे हैं, अगर वो कुछ भी ना करे फिर भी वो जीत जाएगा। और मीन्स जिसके रास्ते में हर्डल्स है, ऑब्स्टेकल्स हैं, हाँ, दैट इज द मिडिल क्लास पर्सन. हाँ, दैट इज़ द मिडल। इस बुक में एक पार्ट आती है जहाँ पे बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स जो है वो डिस्कस होते हैं और साथ में उसके सॉल्यूशन भी बताया गया है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो सॉल्यूशंस जो हैं वो व्यवहारिक हैं, लॉजिकल हैं, प्रैक्टिकल वे में यूज़ कर सकते हैं हम लोग? कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन? मेरे को थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझ ओके। में नहीं आया। जो ये बुक है रिस्टोरिंग द बैलेंस आपने रीड किया है, उसमें एक पार्ट ऐसा आता है कि जिसमें बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं और सॉल्यूशन बताया गया है, ठीक है? प्रॉब्लम्स को डिस्कस करके सॉल्यूशन बताया गया हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो सॉल्यूशंस बताए दिए गए हैं बुक में, वो हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली कर सकते हैं यूज़। मतलब सर ने सारे सॉल्यूशंस बताए हैं कि आप कैसे अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ कर सकते हो, कैसे एक्चुअली आप करप्शन को रोक सकते हो, और अपना स्टैंड लेना सिखाया सर ने हमें कि अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, बिकॉज वी द पीपल ऑफ इंडिया मेक्स इंडिया अ डेमोक्रेटिक नेशन. We the people of India, because the democracy is with the people, from the people, to the people. So we, अगर हम मतलब we, the term we unity को रेफर करती है। अगर हम यूनिटी में आवाज उठाएंगे तो ऑब्वियसली इंडिया चेंज हो सकता है। जैसे कि इंडिया में बहुत सारे करप्शन केसेस होते हैं, फ्रॉड केसेस होते हैं, एफआईआर होती हैं, तो जैसे उसमें भी सोल्यूशन में सब कुछ इसका दिया हुआ है आंसर। जैसे अगर कोई एफआईआर हो रही है, जो कंप्लेनेंट है उसको भी पार्ट होना चाहिए उसका, वो जो कंप्लेंट हुई है उसके पास भी उसके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आगे हो रही है। और जैसे करप्शन हो रहा है, तो करप्शन में जो सिस्टम होना चाहिए वो ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए, हमें पता लगना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। सो इस बुक में आपने जैसे देखा होगा कि रिसोर्सेज को हरिओम सर ने रेफर करा बेल से, राइट? इंस्टेड ऑफ रिसोर्सेज ही हैज यूज्ड अ वर्ड बेल्स. सो उस चीज को आपने मतलब कैसे समझा? जैसे हिस्ट्री में दिया हुआ था, आई रेड कि पहले ऐसा होता था कि जो रिसोर्सेज हैं वो सबको इक्वल मिलते थे, एंड जैसे एक बंडल ऑफ रिसोर्स को वाज रेफर टू एज बेल, तो उन्होंने बेल उसको रेफर किया था। तो पहले हिस्ट्री से मुझे ये पता लगा कि पहले एवरीबडी यूज्ड टू गेट द सेम अमाउंट ऑफ बेल्स फॉर देयर सर्वाइवल। फिर एज पीपल ग्रू, तो एक लाइक मैंने पढ़ा था कि एक लड़का था, तो वो ओल्ड पीपल के लिए लेके गया था रिसोर्सेज, क्योंकि वो खुद से जाके नहीं ले सकते थे, क्योंकि दे वर ओल्ड, दे वर नॉट एबल टू वॉक। तो ऐसे लोगों को मतलब बाकी लोगों के दिमाग में उसको देख के आया कि हम भी तो और रिसोर्सेज ले सकते हैं, एक्चुअली वी कैन स्टोर इट अप। तो उसके बाद फिर लोगों ने सेल्फिशनेस में आके दे वेंट ऑन टू स्टोर देयर रिसोर्सेज, एंड बाकी लोगों के पास रिसोर्सेज बचते नहीं थे, दे जस्ट क्रिएटेड अ स्कार्सिटी। तो कैन आई गेट द क्वेश्चन वंस मोर? मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट लूज कर दी। एक्चुअली आई वाज आस्किंग दैट जो हमारी बुक है आरटीबी रिस्टोरिंग द बैलेंस, उसमें सर ने रिसोर्सेज को बेल्स से रिप्लेस कर दिया है. He has used a word bales Bale. instead of resources. So how did you get that word?
तो दिस इज हाउ आई गॉट द वर्ड, लाइक ऑलरेडी मेंशन की हिस्ट्री पढ़ी थी, तो मुझे मैंने ऐसे रिलेट कर लिया था कि रिसोर्स को बेल। Resources referred as bales in the book are the basic necessities such as clothes, food, shelter, etc. Everything that a person needs to survive. Uh, and some people stole the bales, as mentioned in the history, for their own benefits, stored them, and didn't allow anyone else to take it from them without their permission. And they need to work for them to get their bales that are their own share. ओके, आपके हिसाब से रीस्टोरिंग द बैलेंस बुक जो है वो क्या है? आप अगर आप अपने हिसाब से बताना चाहोगे तो आप कैसे डिस्क्राइब करोगे इस बुक को? रिस्टोरिंग द बैलेंस एज, मतलब हम फोटो से देख सकते हैं जो बुक पे है कि एक the this boy is from well-to-do family. He is able to go to the school. He is able to get all the education that is required for actually living in the society mindfully. While the other student is rag picker and is picking the garbage. He's not able to go to the school. He's not able to get the education, the required education. He's not able to know what his legal duties are and use them against all the people that actually folds him to for their own benefit. सो इस बुक में सर ने रिस्टोर करने के बारे में बताया, जैसे रिस्टोरिंग द बैलेंस, जैसे हिस्ट्री में बताया गया था कि द बैलेंस वाज देयर अमंग द पीपल, क्योंकि सबको इक्वल बेल्स मिलती थी रिसोर्सेज की। नाउ रिस्टोर इटसेल्फ मीन कि दोबारा बैलेंस लाना उस सोसाइटी में। तो रिस्टोरिंग द बैलेंस वही चीज़ वही उसको ही रेफर करता है कि कैसे हम अपनी सोसाइटी में बैलेंस ला सकते हैं और कैसे हमारी सोसाइटी एक इक्वल पाथ पे आ सकती है। लाइक एवरीबडी शुड गेट द इक्वल रिसोर्सेज, शुड गेट द इक्वल एजुकेशन, नीड्स टू नो एवरी राइट दैट दे हैव फंडामेंटली। So some people, due to money, power, fame, personal gains, had started doing wrong things and has forgot their own moral values such as humanity, honesty, etc. Due to which that is causing a lot of problem in the and society. And as every citizen in India has their rights, each and every person has same and equal rights, but some of them are not receiving even enough to survive, and some are enjoying at the highest. So we get to know about the situation happening in society. Not only the situation but their solutions also. Yeah. Okay, so my question to you is that restoring the balance में जो है वो solution जो दिए हैं, क्या वो do you think that you can put them into your real life? Definitely all the solutions are very practical and needs to be added to our personal life and ongoing life। जैसे सर ने मेंशन किया था कि रिटायर्ड रिटायर्ड ऑफिसर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स की एक असेंबली बननी चाहिए और वो बाकी लोगों को एजुकेट करें कि and tell them about their legal rights and how they can use them to actually get the you know their fair live a fair life, because एक पॉलिटिशियन तो अपने लिए ऑब्वियसली एक फेयर लाइफ खड़ी कर सकता है, पर फंसता मिडिल क्लास ही है हर चीज़ में, हर चीज़ में फंसता मिडिल क्लास है। तो काफ़ी सोल्यूशन ऐसे थे जिसने हमें बताया कि हम ये चीज़ें करके अपने राइट्स वापस ले सकते हैं। Every solution given in the book should be implemented in the life,
Mm, but it is not that easy because there is a nexus between the corrupt politicians, MLA, MPs, and all, and they are not making this happen. So, due to which it is not that easy to implement the solution, but we need to aware every citizen in India. Simply, this means, na, directly, this means that if we are able to aware each and every citizen, then only a change can come. Yes. Then only a change can come. जो आरटीबी बुक है रिस्टोरिंग द बैलेंस, उसके उसने आपके लाइफ में कितने वैल्यू ऐड किए हैं? मेरी लाइफ में इसने बहुत वैल्यू ऐड करी है। मेरे को एक्चुअली मतलब हमें पता था कि पुअर किड्स आर पुअर एंड दे आर नॉट एबल टू गेट द एजुकेशन, बट व्हेन आई जस्ट taught them and have seen them with my own eyes that how they live, it just changed a part of me for good. तो मुझे ऐसा लगा कि they need a lot of help in every sector so as to get them a life that they actually a standard of life, a lifestyle that they can actually change for themselves. Yeah. Can you repeat the question? हाँ जी, मैंने ये पूछा कि जो रिस्टोरिंग द बैलेंस बुक है वो रीड करने के बाद आपके जो रियल लाइफ है उसमें कितनी वैल्यू ऐड हुई है? ये बुक पढ़ रिस्टोरिंग द बैलेंस पढ़ने के बाद बहुत हमें नॉलेज आई है कि कैसे सिस्टम चलता है, क्या कुछ होता है सिस्टम में, और जैसे हमारी स्लम विजिट भी होती है उधर भी हमें बहुत कुछ पता लगता है, जो ये इसमें मेंशन भी है, जैसे ये रैग पिकर है, हम वहाँ पे भी देखते हैं सेम चीज़ ऐसे ही होता है। वो किस कंडीशन में रह रहे हैं वहाँ पे, ना कोई वो हाइजीन है, ना कुछ वाटर लॉगिंग, सब कुछ, तो दे आर लिविंग अ वेरी डिफिकल्ट लाइफ। Okay, so do you think that जो ये book है Restoring the Balance, the youth, the youngsters like you should read this? डेफिनेटली विदाउट अ क्वेश्चन पढ़नी चाहिए क्योंकि हमें बहुत हेल्प करी है तो उनको भी करेगी. दे ऑल्सो विल गेट टू नो दैट हाउ सोसाइटी वर्क्स एंड what are the ways that we can actually bring society and restore the actual balance. As the youngsters are the main, क्या कह सकते हो उसको, मेन future of the nation, they need to understand the problem in the society, they need to be aware of it and everything happening in it, and they are the main, the ones who will be, Lead of a nation. be the nation, and they will be the one जो ये सही कर सकते हैं, जो इसके ऊपर वर्क करेंगे तो इसको थोड़ा सही कर सकते हैं, सोसाइटी में जो भी डिफिकल्टीज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि जो बुक है वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है, नॉलेज लेवल जो है वो इंक्रीज होती है हर किसी के पढ़ने के बाद। तो आप अपने फ्रेंड्स या फिर जो स्कूल्स है या फिर आपके रिलेटिव्स हैं उनको आप ये बुक सजेस्ट करोगे रीड करने के लिए? डेफिनेटली. हाँ ज़रूर, क्योंकि मेरे को भी बहुत कुछ खुद को ही मुझे बहुत कुछ पता लगा, मेरे को तो खुद पता ही नहीं था हमारे को, क्योंकि वहाँ पे कॉलेज वगैरह में भी ये सब कुछ नहीं पढ़ाते, तो ये जो एनजीओ है तो इसी में ही हमने आके ये पढ़ा है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो ऐसे जैसे मुझे नहीं पता तो किसी को भी नहीं पता होगा जिसने ये पढ़ी नहीं है, तो उनको डेफिनेटली पढ़नी चाहिए। If you want to give a message to the whole nation on the book Restoring the Balance, what it would be? I want to give that first of all every person needs to know his or her fundamental rights. बहुत ज़रूरी हैं. Right to education, right to healthy lifestyle, uh, right to shelter, right to food. तो ये सब, और आई मे बी रॉन्ग, एक
तो फंडामेंटल राइट्स तो पता ही होने चाहिए। और अ, और बस कि मतलब you should actually understand who is the right representative for you, because voting is very important, and not only voting, actually voting the right person is very important. So ये है, और ये बुक सबको पढ़नी ही पढ़नी चाहिए, क्योंकि इस बुक ने तो मेरी ज़िंदगी बदल दी फॉर गुड। तो डेफिनेटली मुझे खुद को भी ये बुक पढ़ के बहुत कुछ पता लगा है। इस बुक में सारा कुछ मेंशन कर रखा है, जैसे एमपी एमएलए जो होते हैं वो कैसे क्या करते हैं जिससे ये करप्शन होता है, ये सब होता है। और एमपी एमएलए खुद लॉ बनाते हैं, पर वो इस चीज़ के लिए कुछ नहीं बनाते कि पुअर्स वगैरह के लिए कुछ नहीं बनाते, सिर्फ रिच पीपल के बेनिफिट के लिए वो लॉ बनाएंगे। वो ध्यान भी नहीं देते, और जो भी मतलब फंड्स आते हैं वो पुअर्स के पुअर्स तक आते आते कुछ नहीं रह जाता, वो सब अपने पास ही रख लेते हैं, अपना अपना हिस्सा निकाल निकाल के रख लेते हैं, पुअर्स के पास कुछ नहीं जा पाता है। तो ये मेन तो यही है कि एमपी एमएलए शुड मेक लॉज रिगार्डिंग with the favor of poor people. यू मीन टू से दैट जो लॉज बनते हैं वो इस अकॉर्डिंग बनने चाहिए दैट जो उसका बेनिफिट है वो रिच को भी मिले और वो हाँ, पुअर को भी अपलिफ्ट करे। पुअर को भी इक्वली ही वो मिले। हाँ, इक्वली मिले। एंड इवन द दैट रूल्स एंड रेगुलेशन शुड बी सच दैट कि जो पुअर क्लास है, मिडिल क्लास है, दे आर सफरिंग ना, they should be uplifted na. If we want to decrease the gap between the rich and poor, then we need to make such laws, such rules and regulations that can help them in coming up. या ठीक है, थैंक यू।